7 this time I am taking your chapter number 12. Last time I had taught you chapter number 15, that was light, and today I am taking your chapter number 12, that is reproduction in plants, and it will also deal with your syllabus that you will study in your 8th class. So that's why I had taken this chapter for you all. So without wasting any time, let's start our reading. What exactly is reproduction in plants? So in your book it is written that organisms which are born, show growth, reach adulthood, and live for some more time till after deaths attaining their maximum life upon span. How then a particular type of organisms continue to exist? This is possibly only through one of the most important life process called multiplication और reproduction. इतनी सी लाइंस में आपको ये बताया है ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रोथ शो करते हैं, कैसे अडल्टहुड बड़े होते हैं, और टाइम टू टाइम डेथ होने के बाद भी, अपने लाइफ स्पैन को कवर करने के बाद भी, जो उनके जैसे ही अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ज़िंदा रह लेते हैं. तो इसका इकलौता एक ही आंसर है, दैट आंसर इज़ मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन. जब ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के बाद, अपना लाइफ स्पैन ख़त्म करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लेता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते जाते हैं. ठीक है. सो ये एक मीन्स है. सिंपल फॉर्म्स में कहा जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? यंग वन को बर्थ देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कैट प्रोड्यूसेस किटन्स विच ग्रो इनटू एडल्ट कैट्स. इन प्लांट्स टू सीड्स ग्रो इनटू यंग सीडलिंग्स. द सीडलिंग्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेवलप इनटू मैच्योर प्लांट एज इन द मैंगो ट्री. आपको बोला है कि जैसे छोटी सी एक जो कैट होती है, कैट किटन्स को पैदा करती है. वो किटन्स जब बड़ी हो जाती हैं तो वो फिर दोबारा से कैट्स बन जाती हैं. उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन होगी वो सिर्फ एनिमल्स में ही होगी, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है. ठीक है. तो जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, किस तरह से एक प्लांट मैच्योर हो जाता है और किस तरह से एक छोटा सा सीड मैंगो ट्री बना लेता है और बाद में मैच्योर होकर वो कंप्लीटली वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. आप कह सकते हो जैसे एक मैंगो छोटा सा सीड कंप्लीटली बड़ा होकर एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है. तो वो किस तरह से होता है? वो सब रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है. सो रिप्रोडक्शन क्या है? अब यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं में ये प्रेजेंट होती है. इट मीन्स क्रिएटिंग न्यू लाइफ. इसका मतलब क्या है? नई जिंदगी बनाना. नई जिंदगी कैसे बनाना? रेप्लिकेट करना. रेप्लिकेट का मतलब हो गया रिप्रोड्यूस करना. रिप्रोड्यूस करने का मतलब हो गया कि रेप्लिकेट का मतलब हो गया ना एक कॉपी अपनी जैसी बनाना. तो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया? वैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना. ठीक है. वैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म बनाना. तो वैसे ही यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हो. सो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हो. अब है वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की क्यों ज़रूरत है? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ फिक्स लाइफ स्पैन. आप जानते हो हर ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है. जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स, तो वो 70 ईयर्स उनका एवरेज लाइफ स्पैन है. मतलब कितने 70 साल तक वो जिंदा रह सकते हैं. ठीक है. अब 70 ईयर्स, इसका क्या मतलब कि 70 ईयर्स ह्यूमन बींग्स रहेंगे और उनकी फिर डेथ हो जाएगी और उसकी जगह कोई ह्यूमन बींग नहीं आएगा? तो वो बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने से पहले क्या होते हैं? अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म बना के चले जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, हमारे जो ग्रैंड फादर होंगे, उन्होंने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ने बर्थ दिया हमारे फादर को. ठीक है. तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर अगर बाय चांस उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? उनकी जगह कौन लेगा? हमारे फादर. ठीक है. तो इस तरह से फादर ने किसको बर्थ दिया? हमें. ठीक है. तो इस तरह से क्या होगा? हमारे जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं. अब हम फर्दर बात करें, सो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. अब आपको बोला है एक प्लांट में, एक एनुअल प्लांट जो साल में सिर्फ एक ही बार उगता है, उसमें क्या होगा ऐसा कि जो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा? तो आपको बोला है द लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 1 ईयर. तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 1 ईयर. एंड इन अ पेरिनियल प्लांट इट ग्रोज अप टू मैनी ईयर्स. और जो पेरिनियल प्लांट्स होता है वो क्या करता है? बहुत साल तक ग्रो करता है. देन द ऑर्गेनिज्म डाई. तब ऑर्गेनिज्म क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. लिविंग बिहाइंड इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड. और डेथ होने से पहले, ख़त्म होने से पहले प्लांट अपने जैसा ही एक और प्लांट छोड़ के चला जाता है.
ठीक है। उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मरने से पहले अपने ही जैसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करके जाते हैं। उसकी वजह से उनकी जाति प्रजाति के जो लोग होते हैं, या आप कह सकते हो उनके ही जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि आपके घर पे एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के फ्रूट्स में से सीड्स निकले, ठीक है। अब वो पेड़ क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे सड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने जैसे सीड्स पहले बना देगा, और वो सीड्स जहाँ जहाँ गिरे होंगे वहाँ पे प्लांट्स उग जाएंगे। तो क्या होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा, पर उसके जैसे ही 5-6 प्लांट्स वहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। अब वो प्लांट्स बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे। जब वो बूढ़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सीड छोड़ के चले जाएंगे, उनकी जगह नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मरते हैं, मरने की जगह उनकी दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लेता है। सो दैट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये सब पॉसिबल है रिप्रोडक्शन से। सो आपको बोला है कि व्हाट इफ दिस दे एंश्योर बाय रिप्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। और ये सब वो चीज़ें कैसे इंश्योर करते हैं, जब वो अपने ही ज़िंदगी में रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही लाइफ स्पैन में अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बना के चले जाते हैं। अब आपको बोला है अगर इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, देन ऑल्सो देयर डेथ। उसके बाद क्या होगा, तब भी उनकी डेथ होगी, लेकिन उनके जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे। तो उसकी इसका मतलब क्या हो गया, उनकी जो स्पीशीज़ होंगी वो पैरिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो रिप्रोडक्शन ही एकलौता ऐसा सोल्यूशन है जिससे क्या होगा, स्पीशीज़ चलती रहेंगी। ह्यूमन बींग्स आज क्यों उन डोमिनेंट हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने जैसा ह्यूमन बींग बना के ही मरते हैं, ठीक है। तभी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस ना करें, कोई और ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस ना करे, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म आज जिंदा है वो मरने के बाद उनके जैसे ऑर्गेनिज्म और नहीं होंगे। सो यही एक रिप्रोडक्शन का एक आप कह सकते हो प्लस पॉइंट है। डू यू नो एट वन टाइम पीपल थॉट दैट लिविंग थिंग्स कुड नॉट कम फ्रॉम डेड वंस अलाइव और नॉन अलाइव मैटर। दिस वॉज हाउएवर डिसअप्रूव्ड कॉन्सिक्वेंटली। आपको पता है कि एक फैक्ट दिया है, एक टाइम पे बोला जाता था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो डेड से, मरे हुए से भी ज़िंदा हो सकती हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग से भी ज़िंदा हो सकती हैं। लेकिन ये बाद में इस फैक्ट को डिसअप्रूव किया गया। डिसअप्रूव का मतलब है इससे असहमति जताई गई कि ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है। अब आपको बोला है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्या मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो हम बात करेंगे। हाउ डू यू ग्रो न्यू प्लांट्स, किस तरह से हम न्यू प्लांट्स बनाते हैं। सो इसके लिए आपको बोला यू हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। आप पढ़ चुके हो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। यू ऑल्सो हैव स्टडीड फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि फ्लावर्स क्या करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स कहाँ से बनते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। अब आपको ये भी पता होगा कि फ्लावर जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। फ्लावर के जो मेल पार्ट होते हैं वो फीमेल पार्ट से फ्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से क्या बनता है, एक नया सीड बनता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लावर में कौन सा पार्ट होता है, लेकिन फ्लावर में इतना होता है कि फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लड़कों की तरह, ठीक है, लड़कों वाला, और फीमेल हो गया जो लड़की वाला होता है। तो ये फ्यूज़ होता है तो क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है, ठीक है। सो ये सीड बाद में क्या करता है, प्लांट्स बनाने में हेल्प करता है। और इस तरह की टाइप को आप, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। ये एक बहुत ही कॉमन मैथड है जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, क्या हम नए प्लांट्स बना सकते हैं सीड्स के बिना। येस देयर आर सम प्लांट्स विच डू ग्रो विदाउट सीड्स। हाँ जी, बिल्कुल कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्टेम, रूट और लीफ। ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जैसे ही न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाएंगे, या तो स्टेम से बनाएंगे, या रूट से बनाएंगे, या लीफ से बनाएंगे। इस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे एक प्लांट है, उसका आपने पत्ता काट दिया, निकाल दिया उससे, उस पत्ते को आपने कहीं और लगा दिया, उस पत्ते से नया प्लांट उग गया, तो वो क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट,
ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, ये वो एक पार्ट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रूट, या तो उसकी स्टेम होगी या लीफ होगा या सीड्स होंगे, सीड्स नहीं कह सकते लेकिन स्टेम होगी या रूट होगी, या आप कह सकते हो उसमें जो बड होता है साइड में उग रहा होता है। बड मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। सो बड कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे जो साइड में उगता है और बाद में जहाँ से ब्रांच उग जाती है, बाद में जिसमें से ब्रांच राइज होती है ना, उसको बोलते हो आप, ये वो है बड है, ठीक है। सो यहाँ से ब्रांच जो अराइज होगी वो हो गया, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे, अ न्यू प्लांट ऑफ रोज इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग कटिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांचेस। आप जानते हो रोज अगर आपने उगाना है तो आप क्या करोगे, एक ब्रांच लोगे और काट दोगे, उसको लगा दोगे वहाँ पे, ठीक है ना। कलम बोला जाता है उसको हिंदी में कि हाँ कलम लगा दिया आपने। तो रोज़ लिया, रोज़ का आपने स्टेम ली, काटी, एक सॉइल में आपने लगा दी, तो उससे क्या होगा, रोज़ उग जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसमें आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें आपको या तो मेल प्लांट की ज़रूरत होती है, फीमेल प्लांट की ज़रूरत होती है, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें फ्लावर क्या करता है, मेल पार्ट प्रोड्यूस करता है और फीमेल पार्ट प्रोड्यूस करता है। फीमेल पार्ट और मेल पार्ट क्या करता है, फ्यूज़ करता है और सीड बनाता है, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल में क्या होता है, या तो मेल प्लांट यूज़ होता है या फीमेल प्लांट यूज़ होता है। मेल प्लांट या फीमेल प्लांट से आप एक नया प्लांट उगाते हो, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या होते हैं, या प्लांट्स में आप क्या करते हो, इसकी स्टेम को काट के नया प्लांट उगवाते हो, या आप क्या करते हो रूट्स काट के कहीं और लगा देते हो, वहाँ से नया प्लांट उग जाता है, या आप क्या करते हो इसमें इसके लीव्स को काट के कहीं और लगा देते हो। तो ये सब प्रोसेस जो हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। अब आपको बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। इसमें क्या होता है, दो सेल्स फ्यूज़ करते हैं और दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा। मदर रिलीज़ करेगी ओवा, फादर रिलीज़ करेंगे स्पर्म्स, और वो फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनता है, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, फादर और मदर प्रेजेंट होते हैं, उसको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें आपको दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमेट्स, जिसमें आपको गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप क्या करते हो, प्लांट की या तो स्टेम को या लीफ को या फ्लावर से नया प्लांट उगवा देते हो, ठीक है। मैक्सिमम स्टेम, रूट्स और लीव्स ही यूज़ होते हैं। अब आ गया और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर आप बात करोगे प्लांट्स में तो ऐसा है, लेकिन अगर आप एनिमल्स में बात करोगे तो एनिमल्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमल्स में अलग ही मेथड होता है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। सो आज दो मेथड्स तो एटलीस्ट हम पढ़ेंगे, एंड द फर्स्ट वन इज़ binary fission and multiple fission. And now what is binary fission and what is multiple fission, ये हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट है budding, fragmentation, spore formation, regeneration and vegetative propagation, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो है रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के साथ साथ हमने जो पढ़ा वो था मल्टीपल फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये सब एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। फर्दर हम जाएं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप है बाइनरी फिशन। ये एक कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और कुछ एल्गीज में भी होता है। इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद को डिवाइड कर देता है, ठीक है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में, एक पार्ट आ गया ए, एक आ गया बी पार्ट। अब बी से एक और पार्ट बन जाएगा, ए से एक और पार्ट बन जाएगा। तो क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, एक सी और एक डी। इस टाइप को आप बोलते हो बाइनरी फिशन। जब एक पेरेंट दो ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको आप बोलते हो बाइनरी फिशन। सो बाइनरी फिशन एक कॉमन मेथड है जो बैक्टीरिया में होता है और एल्गी में भी होता है और फंजाई में भी कहीं ना कहीं होता है। इस मेथड में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दो पार्ट्स बना देता है अपने, और दो पार्ट्स में
न्यूक्लियस भी इनके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे। सो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। सो ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक पेरेंट प्लांट है, इसका न्यूक्लियस भी है। अब क्या हो गया, अब ये छोटा सा इलोंगेट हो रहा है, इसमें सेल इलोंगेशन हो रही है। अब सेकंड में क्या हो गया, इसकी सेल वॉल इनवेजिनेट हो रही है। इनवेजिनेट का मतलब यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन अलग होने वाला है ये, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है। अब क्या हो गया, 2 सेल्स बनने को रेडी हो गए हैं और उसके 2 न्यूक्लियस भी पहले बन चुके हैं। अब वो 2 सेल्स बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, तो वो अलग अलग भी हो गए। अब न्यूक्लियस क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। सेल आपको पता ही होगा कि हमारी जैसे हमारी जो बॉडी है स्किन से बनी हुई है, सेल क्या होते हैं, छोटे छोटे, आप कह सकते, जैसे आप जानते ही हो ना कि आपको अगर क्या करना है, अगर आप कोई छोटा सा बल्ब जला रहे हो जो आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हो, उन बल्ब्स को आपने जलाना है अगर, तो आप क्या करोगे, बैटरी लेके आओगे और उस बैटरी में 2 सेल लगा दोगे, ठीक है। अब एक बैटरी में 2 सेल लग गए, अब वो नहीं जलेगा तो आप क्या करोगे, 2 और सेल लगा दोगे, फिर भी बल्ब नहीं जला, अगर वो काफ़ी हैवी बल्ब है तो और सेल लगाओगे, तो आप सेल बढ़ाते जाओगे ताकि बल्ब ग्लो करे। तो इस प्रोसेस को हम इसी तरह से, हमारी बॉडी जो है वो भी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ठीक है। सेल एक छोटा सा, आप कह सकते हो दिखता भी नहीं है ऐसे माइक्रोस्कोप के बिना, वो एक छोटा सा हमारे बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है, हमें कंप्लीट बनाता है। तो उस सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फादर में होते हैं या मदर में होते हैं, सब करैक्टर्स उसमें रहते हैं, ठीक है। करैक्टर्स का मतलब जैसे कोई बोलता है ना, आंखें जो हैं, जो बच्चे की आंखें हैं वो मदर से मिलती हैं, ठीक है। बोलते हैं फादर की जो आंखें हैं, जो फादर की आंखें हैं ये उनकी डॉटर में भी सेम मतलब ऐसे ही हैं। फादर की भी अगर आइज़ का कलर ब्लू होगा तो डॉटर की आइज़ का कलर ब्लू होगा, तो बोलेंगे ये सारे ये पापा पे गई है। तो ये करैक्टर जो होता है ना, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस में। और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कोई सेल न्यूक्लियस के बिना नहीं होता, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे बडिंग की। तो बाइनरी फिशन मैंने आपको बता दी, जब आपका एक सेल सबसे पहले उसके एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं, और हर एक सेल जो होता है न्यूक्लियस 2 बनाने के बाद क्या होता है, सेल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, उसको आप बोलते हो बाइनरी फिशन। और जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं उसको आप बोलते हो मल्टीपल फिशन, और ये बैक्टीरिया में होता है। अब आपको बोल दिया बडिंग, ये बड़ा एक कॉमन मेथड है जो यीस्ट में ऑब्जर्व होता है। यीस्ट की आप बात करते ही रहते हो, ठीक है। यीस्ट आपको पता ही है कि क्या होता है यीस्ट। यीस्ट आप बड़े सारे उन प्रोडक्ट्स में डालते हो जो आपके खाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है दैट इज़ ब्रेड, ठीक है, केक्स में आप यूज़ करते हो। सो एक यीस्ट ये एक बैक्टीरिया की टाइप है, ठीक है। सो ये एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, जो बॉडी में बनता है, और उसमें भी इसका न्यूक्लियस होता है। तो वो हम देखेंगे क्या है, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये है यीस्ट, और यीस्ट के अंदर मैंने बोला ना डार्क कलर होता है बीच में, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये यीस्ट क्या कर रहा है, बड बना रहा है, बल्ब की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये बल्ब की तरह स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो क्या हो गया, इससे अलग हो गया, और एक यीस्ट के 2 यीस्ट बन गए। इस प्रोसेस को आप बोलते हो बडिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो बड होता है, और वो बड जब बड़ा हो जाता है और एक नया यीस्ट बन जाता है, ठीक है। सो इस तरह से जो एक न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस पहले वाले सेल में रह जाता है, दूसरा न्यूक्लियस उसके बड में चले जाता है, और जो बड हो जाता है वो अलग हो जाता है, और उसमें न्यूक्लियस होता है, उससे एक नया प्लांट बन जाता है। सो इसको आप बोलते हो बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, बड अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से और ग्रो होकर एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज it is in too much of details. So thanks and have a nice day class, and if you have any kind of doubt then you can ask me in the respective groups. So कल हम पढ़ेंगे fragmentation, आज हमने पढ़ा sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission and budding, ठीक है।